नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हम सब जानते हैं कि जंक फूड बीमारी का घर है। बच्चों को जंक फूड से बचाना एक जंग से कम नहीं है। ऐसे में अगर स्कूल की कैंटीन से कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चॉकलेट्स जैसे जंक फूड जो कि खुलेआम बिकते हैं तो ये चिंता की तो बात है। महाराष्ट्र एफडीए ने अब इस पर नकेल कस दी है। कानून पहले से मौजूद है और कानून पूरे देश के लिए एक ही है। फिर ये सख्ती सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों और अभी क्यों, ये सवाल मन में आना लाजमी है। दोनों सवालों का एक ही जवाब है, सख्त तेवर वाले एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे। कल का कार्यक्रम भी आपको याद होगा, जहां पर हमने एफडीए की जो कार्रवाई हो रही है थ्रू आउट इंडिया वैसे तो, लेकिन उसमें महाराष्ट्र सबसे आगे दिखाई दिया, जहां पर ऑलमोस्ट 100 साल पुराने जो जाइंट्स हैं या जो बहुत सेलिब्रेटेड रेस्टोरेंट हैं, आइसक्रीम पार्लर्स हैं, उन पर रेड और उनके लाइसेंस रद्द बिकॉज हाइजीन का मामला ख़राब था, पुराने इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे थे और तमाम चीज़ें। वो शो आपको याद ही होगा। कहने का मतलब है कि कमी कानून में नहीं है, लागू करने वालों में है। कोई एक व्यक्ति आया, उसने कानून लागू किया और उसके नतीजे आप देख रहे हैं। खैर, आज हम चूंकि बात कर रहे हैं स्कूलों की, और ये भी सब वहीं से आ रहा है, जो कल की कहानी का पार्ट 2 आप मान सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ है। यहाँ एफडीए कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि सभी स्कूलों में जंक फूड जैसे कि चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री बंद की जाए। ऐसी चीज़ें जिनमें सैचुरेटेड फैट हो, ट्रांस फैट हो, एडिड शुगर हो या सोडियम की ज़्यादा मात्रा हो, स्कूल में, स्कूल कैंपस के 50 मीटर के दायरे में नहीं बिकनी चाहिए। यह आदेश सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, कैंटीन, मिड डे मील, हॉस्टल, किचन और स्कूल के आसपास की दुकानों, ठेले, खोमचों सब पर लागू होगा। तत्काल प्रभाव से लागू होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कानून तो पहले से मौजूद है ही। यही नहीं, स्कूल में कहीं भी जंक फूड का विज्ञापन या प्रमोशन भी नहीं होना चाहिए। यह आदेश सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों के लिए और प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक हर तरह की स्कूल पर लागू होगा। साथ ही एफडीए ने कहा है कि सारे स्कूलों को न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड का पालन करना होगा। मेन्यू में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दाल और डेयरी को प्रमुखता से जगह मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र एफडीए ने कोई नया नियम नहीं बनाया है, बल्कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत आदेशों को जारी किया गया है और फसाई के स्कूलों में से फूड और बैलेंस डाइट नियमों को लागू करने के लिए कहा है। अब ये नियम 2020 में ही बन चुके हैं और 2021 में पूरे देश में लागू भी कर दिए गए थे, शायद कागजों पर, लेकिन अब यहां पर उन पर एक्शन हो रहा है। तो कानून में ही स्कूलों से कहा गया है कि वो इस नियम को लागू करवाने के लिए एक व्यक्ति को ट्रेनिंग देकर नोडल ऑफिसर बनाएं, जंक फूड के खिलाफ वार्निंग बोर्ड लगाएं, फूड लाइसेंस को डिस्प्ले पर लगवाएं, लाइसेंस शर्तों के हिसाब से हाइजीन मेंटेन करवाएं और यह भी देखें कि स्कूल में कहीं भी जंक फूड का विज्ञापन ना दिखाई दे। कानून में शिक्षा विभाग से यह उम्मीद की गई है कि वो स्कूल में मिड डे मील, पीएम पोषण जैसी योजनाओं के तहत खाना मुहैया कराने वाले वेंडर्स का लाइसेंस चेक करे, स्कूल इंस्पेक्शन के दौरान और एक्रीडिएशन देते वक्त फूड सेफ्टी कंप्लायंसेस भी देखे जाएं और चेक किए जाएं। तो ये सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड जैसी संस्थाओं का दायित्व है कि वो एफिलिएशन और रिन्यू करने के वक्त फूड सेफ्टी को अनिवार्य शर्त बनाएं और नियम टूटने पर शो कॉज नोटिस जारी करें और बार बार ऐसा होने पर एफिलिएशन को खत्म कर दें। स्कूलों के लिए कहा जा रहा है। एफडीए की जिम्मेदारी है कि हर स्कूल का साल में कम से कम 2 बार इंस्पेक्शन किया जाए, जिसमें लाइसेंस, हाइजीन, डिस्प्ले बोर्ड, नोडल ऑफिसर की नियुक्ति और 50 मीटर के दायरे में खाने पीने की चीज़ों की बिक्री को चेक किया जाए और साल में एक बार फूड सैंपल लेकर उसकी टेस्टिंग कराएं और 7 दिन में रिपोर्ट भी सबमिट हो जाए। फूड सेफ्टी कानूनों के उल्लंघन पर सजा और जुर्माने का प्रावधान भी कानून में है। ऐसे में डैमेज को देखते हुए आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने कहीं से कोई पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इतने कठिन कानून, क्या इनका स्कूलों में पालन होता है या कहीं हो भी रहा है देश के अंदर? खैर, चर्चा करते हैं इस पर। और अभी तो ये आदेश आ गया है, लेकिन क्या आदेश आ जाना काफ़ी है? हज़ारों लाखों स्कूल इस देश में, हालांकि महाराष्ट्र में एक्शन हो रहा है,
लेकिन कैसे उसकी चेकिंग होगी, कैसे सब कुछ होगा? वेल, कई सवाल आएंगे हमारे मन में, उनका जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता और रेनफोर्ड वेलनेस की साइंटिफिक मेंटर डॉक्टर शिखा शर्मा। हम दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा और ज्योति मैम। और पहला सवाल ज्योति मैम आपकी तरफ ही आ रहा है और आपसे ये पूछना पड़ेगा मुझे कि क्या आपको आइडिया था कि इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और वो फॉलो होते हैं कहीं? मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। देखिए, न सिर्फ महाराष्ट्र में, दिल्ली गवर्नमेंट में ने भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने थोड़े साल पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन से साल में दिया था, पर ऑर्डर्स आए थे कि स्कूल के कैंटीन्स जंक फूड नहीं बेचेंगे। यहाँ तक कि समोसा, ब्रेड पकौड़ा, वाइट ब्रेड, ये सब नूडल्स, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, ये सब बेचने के लिए मना किया था। उसके साथ साथ ही सीबीएसई ने भी सर्कुलर निकाला था नो जंक फूड का, और साथ में सीबीएसई ने पिछले साल शुगर बोर्ड्स का भी सर्कुलर निकाला था कि हर स्कूल को डिस्प्ले करना है, जहाँ पे बच्चे अपने क्लासरूम में शुगर बोर्ड्स बनाएंगे और वहाँ पे अपने पास भी वो लोग अपना ये रिकॉर्ड रखेंगे कि दिन में वो कितना ऑयल खाते हैं, कितना शुगर खाते हैं। तो ऑयल बोर्ड्स और शुगर बोर्ड्स हर स्कूल में आपको दिखेंगे भी। तो लॉ तो है और बहुत सारे स्कूल्स फॉलो भी करते हैं जो कॉन्शियस होते हैं, और बहुत सारे स्कूल्स फॉलो नहीं भी करते उसको। पर अभी जरूरत है, क्योंकि हमारे सब बच्चे जो है वो हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीजेस उनको होते हैं। ओबेसिटी बहुत कॉमन है स्कूल्स में। हम लोगों ने अपना स्कूल 7 घंटे का कर दिया था, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था कि सब बच्चे 1 घंटा सुबह खेलते हैं। तो फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है, और बच्चे क्या खा रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। कि घर में पेरेंट्स तो उनको टिफिन दे देते हैं, पर वो पीयर ग्रुप के साथ जाके बाहर क्या खाते हैं ये पेरेंट्स को भी नहीं पता। तो हम लोग भी, हमारी कैंटीन्स भी हेल्दी फूड सर्व करती है। हम तो लंच सर्व करते हैं जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सब कुछ हम बच्चों को देते हैं हर रोज, और बच्चों को बैलेंस्ड खाना देते हैं। सो मैंडेट है और सबको मानना चाहिए। अगर हमें ये लगता है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ओबीस नहीं होनी चाहिए, उनको लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं होने चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, इसके लिए बहुत जरूरी है। जी मैम, बिल्कुल। शिखा मैम, अब ज्योति मैम तो कह रही है कि रूल्स के बारे में पता है, जागरूकता भी है, बहुत सारे स्कूल फॉलो भी करते हैं। मैं इस वक्त महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, मुंबई से इनफैक्ट आप लोगों से। यहाँ मैं बहुत सारे स्कूल्स को जानता हूँ, अच्छे बड़े बड़े स्कूल, नामी गिरामी स्कूल, और उनके अपने पूरे पूरे कैंटीन्स हैं। लेकिन चूंकि यहाँ की बहुत फेमस डिश है वड़ा पाव, आई थिंक आप सभी को पता है, और यहाँ मीसल पाव और ये सब भी बहुत चीज़ें चलती है। वड़ा पाव डेफिनेटली, जैसे मैम ने कहा ब्रेड पकौड़ा समोसा, वैसा वड़ा पाव हो गया। लेकिन यहाँ तो वो बाकायदा कैंटीन में सर्व होते हैं और इतने फेमस हैं कि पेरेंट्स भी जाके खा लेते हैं। इनफैक्ट कि वो फलाने स्कूल का तो वहाँ से मतलब अलाउड है स्कूल से कि आप आओ और कूपन दे के ले लो। तो मुझे लगता नहीं कि वो इन प्रिंसिपल चीज़ें कहीं फॉलो हो रही है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड यू आर राइट। और उसका जो फंडामेंटल कारण है कि जो सही न्यूट्रिशन क्या है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ना पेरेंट्स को ज्यादा पता है, और कई बार मैंने देखा है स्कूल्स को भी इसके बारे में नहीं पता। क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि अगर हमने पूरी कैलोरीज दे दी तो बच्चा हेल्दी है। उनको लगता है कि अगर हमने दिन में एक बार कोई फ्रूट खिला दिया तो बच्चा हेल्दी रहेगा, या कभी कभार जैसे रोटी सब्जी खिला दी, या रोटी सब्जी अगर वो खा रहा है बच्चा तो हेल्दी है। दैट इज नॉट रियली न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले मुझे लगता है जो बहुत इम्पोर्टेंस है इस चीज की, कि पेरेंट्स और टीचर्स, खासकर जो बच्चों को डायरेक्टली जिनसे डील करते हैं, उनको न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ी वर्कशॉप्स करानी चाहिए। क्योंकि तभी उनको समझ आएगा कि वड़ा पाव, हाँ, हमारा टेस्टी फूड है, और जैसे दिल्ली में यहाँ पे चाट पापड़ी होती है, मगर वो हम जस्ट बिकॉज हमारा कल्चरल फूड है इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे रोज खा सकते हैं। उसके अपने बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, और आपको पता ही होगा कि रीयूज्ड ऑयल इन सारी फ्राइड आइटम्स में जो कैंटीन वाले और कैफेटेरिया वाले यूज करते हैं, बिकॉज वहां पे उनको लिटर्स और लिटर्स में
ऑयल खरीदना होता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा खपत होती है रीयूज्ड ऑयल्स की। तो आई थिंक फर्स्ट थिंग इज कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे टीचर्स हैं, उनकी न्यूट्रिशन की एजुकेशन हो या वर्कशॉप्स हो, जिससे कि उन्हें एक्चुअली सही और गलत में समझ आए। बिकॉज अभी क्या है कि कितने लोग, कितने टीचर्स या कितने पेरेंट्स न्यूट्रिशन की किताबें पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, समय नहीं है। तो शॉर्ट कंसाइज बट वेरी इंपैक्टफुल वर्कशॉप्स की मैं आई वुड से रिक्वेस्ट करूंगी टू द एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड थिंग इज कि ये बहुत ही अच्छा मूव है, क्योंकि जब जंक फूड नहीं बिकेगा आसपास स्कूल्स के, तो जिसको हम कहते हैं ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट, और उसका मीनिंग ही ये है कि बच्चे के आसपास अगर आप ये सारी चीजें आप रख देंगे, तो पेरेंट भी बेचारा परेशान होकर खरीद के दे देगा। बच्चा स्कूल से बाहर आता है, उसको भूख लग रही है, उसको गर्मी लग रही है, वो कहता है मुझे ये एरिएटेड ड्रिंक चाहिए, मुझे ये चिप्स का पैकेट ला दो, तो बच्चा, पेरेंट भी परेशान होकर खिला देता है उसको। तो आई थिंक जब होगा ही नहीं, अच्छी चीजें अगर आसपास रहेंगी, तो कंजम्पशन भी अच्छी चीजों का ही बढ़ेगा, जैसे कोकोनट वाटर है, छाछ है, ऐसी चीजें अगर आसपास रहेंगी। जी, तो राइट। अब ज्योति मैम, जैसा मैंने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा कि कानून तो ऑलरेडी है, 2020 से है, पूरे देश में लागू भी है, लेकिन फॉर श्योर आपने 2-4 स्कूलों के नाम बताए, बट आई एम श्योर कि 70% स्कूलों में वो फॉलो नहीं होता। और देखिए, एफडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है, और यहाँ तो 4 स्टार होटल तक उसमें आ गए जहाँ लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। इवन कोर्ट की भी उस पर टिप्पणी आई है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब उन नियमों पर सख्ती के साथ चाहे होटल्स हों, चाहे रेस्टोरेंट हों, चाहे 5 स्टार होटल्स हों, उनकी जांच की जा रही, तो सबके सब फेल हो गए। क्या स्कूल एक्सेप्शन होंगे? मुझे नहीं लगता कि स्कूल एक्सेप्शंस होंगे। मतलब काफी लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बोलूं, बट कहीं ना कहीं स्कूल्स में थोड़ा सा इसके प्रति और जागरूकता की जरूरत है। और मैं सभी स्कूलों की बात कर रही हूँ। अगर हम दिल्ली देखें, एनसीआर देखें, तो हर तरह के स्कूल्स हैं। तो सब स्कूल्स को इसके बारे में जागरूक होना होगा, और उनको ये बिल्कुल अपना जो कैंटीन का मेन्यू है या अपने कैफेटेरिया का मेन्यू है, उसको हेल्दियर ऑप्शंस पे लेके जाना होगा, ताकि बच्चे जो है वो सिर्फ हेल्दी खाना खाए। और मैं ये भी आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि कैंटीन में अगर हेल्दी खाना होगा तो बच्चे खाएंगे ही उसको। जैसे हमने अपने कैफेटेरिया में रागी डोसा, रागी इडली, मिलेट्स का रखना शुरू किया था, और बहुत टेस्टी टीचर्स खाते थे, पर बच्चे उस दिन बिल्कुल नहीं खाते थे। तो ऐसा भी होगा कि बच्चे शायद अपनी चॉइस के हिसाब से कैंटीन से खाना नहीं पसंद करेंगे, पर फिर भी हमें उनको उस तरफ लेके जाना होगा। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं, तो हम लोग जैसे व्हाइट ब्रेड बिल्कुल नहीं आने देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे कैंटीन वेंडर्स जो हैं वो कम से कम फ्राइड रखें, अच्छा ऑयल यूज करें। जैसे कि शिखा मैम ने अभी बताया कि रीफ्राइड ऑयल ना यूज करें, तो उसकी कमिटीज बनी हुई हैं, और वो बहुत अच्छे से बच्चों को जो मॉनिटर करते हैं, और कैंटीन वालों को भी मॉनिटर करते हैं। उसके साथ साथ पूरा मेन्यू बनता है, उस मेन्यू के हिसाब से डे वाइज जो है कैंटीन वेंडर्स खाना बनाते हैं। तो हम सब लोगों को आजकल जागरूकता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और एक मुहिम की तरह इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तभी जाके सब स्कूल्स जो हैं वो हेल्थ को ज्यादा प्रायोरिटी दे पाएंगे बच्चों की। राइट, बिल्कुल। तो शिखा मैम, आपने जिक्र भी किया कि ये थोड़ा सा कंसल्टेशन के बाद होना चाहिए, लेकिन क्या अभी इस तरह का कोई कंसल्टेशन रहता है कि आप जो मेन्यू तैयार कर रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं? मैं स्कूलों की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, कब किस वक्त कौन सा खाना देना है? क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब आपके अनुभव में है? देखिए, मेरे अनुभव में तो ये नहीं है। हाँ, इंटरनली कभी-कभी आई एम श्योर स्कूल्स कुछ कोशिश करते हैं, बट वो एक स्ट्रक्चर्ड कोशिश नहीं है, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड कोशिश नहीं है। वो तो डिपेंड करता है कि अगर प्रिंसिपल बहुत जागरूक हैं, तो वो अपने जैसे एक प्ले स्कूल था, उनकी प्रिंसिपल ने हमें कॉन्टैक्ट किया था अपने से। मगर जब तक ये एक रेगुलेटरी वे में नहीं आएगा, तब तक आई डोंट थिंक कि सारे स्कूल्स इसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, बिकॉज़ उन पे पढ़ाई का लोड इतना होता है कि ये सारी चीजें जो नॉन, आप कह सकते हैं, कंप्लायंस में नहीं आती हैं, रेगुलेटरी में नहीं आती, उसको फिर वो ऑलमोस्ट छोड़ देते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन के साथ साथ जो हेल्थ है, उसको
एक स्कूल एजुकेशन का पार्ट बनाना पड़ेगा, नॉट जस्ट कि जिसका कि इट शुड बी लेफ्ट टू इंडिविजुअल स्कूल्स टू कैरी आउट, बिकॉज उसमें फिर वर्कलोड इतना बढ़ जाता है स्कूल्स का अपना कि वो कभी भी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आता हेल्थ। जी, जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए इश्यूज तो हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं, अब वो एकदम सामने आ गए निकल कर, क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से काफ़ी हलचल मच गई है। लेकिन अच्छा है क्योंकि हेल्थ और ख़ास तौर पे हमारे बच्चों की हेल्थ, और अब तो कहने लगे कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें मोटे लोगों की संख्या बढ़ रही है, बच्चों में भी वो सारे लाइफस्टाइल इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि उनका खान पान बदल चुका है। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ वो अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं यानी स्कूल, वहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ से शुरुआत की जाए। और साथ में सिर्फ खाना बदलने से कुछ नहीं होगा, क्या उनके कैरिकुलम में भी फूड, न्यूट्रिशन, अवेयरनेस, इन सब चीज़ों के बारे में, बीमारियाँ, लाइफस्टाइल डिजीजेस, उन्हें जागरूक बनाने की ज़रूरत है ताकि ये समस्या ही ना हो। एक छोटा ब्रेक के बाद ये बड़ा अहम सवाल अपने मेहमानों से। स्कूल में जंक होगा बंद, क्योंकि महाराष्ट्र एफडीए की बैक टू बैक कार्रवाइयों में से एक बड़ी कार्रवाई ये है कि उन्होंने उस नियम को जो कि 2020 में बन चुका था सख्ती से लागू कर दिया है महाराष्ट्र के सभी स्कूलों के लिए कि ना तो उनमें किसी प्रकार की कोई जंक की बिक्री होगी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स या फिर जो हैंडमेड जंक्स की, भाई आप आलू बड़ा बेच रहे हो कि एक ब्रेड पकोड़ा बेच रहे हो या वड़ा पाव बेच रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। पौष्टिक खाना रखना होगा, उसके अपने नियम कायदे कानून, एक बड़ी सी फहरिस्त, और साथ में ये भी कि स्कूल के बाहर का भी एक दायरा है जहाँ पर ये चीज़ें नहीं बिक सकती हैं। लेकिन हम बात कह रहे हैं कि जब ये कानून पूरे देश के लिए बना है और 2020 से मौजूद है, तो सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों इसका इम्प्लीमेंटेशन बाकी जगह क्यों नहीं? ब्रेक से पहले इस पे काफ़ी चर्चा हुई। ज्योति जी और मैम दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। शिखा जी, ज्योति मैम, ठीक है, एक तो ये हिस्सा हो गया इस पूरी बातचीत का कि आप अपने स्कूल किचन्स को वहाँ से जंक हटाएं, आसपास से जंक हटाएं, जंक का सप्लाई रोकें, ये तो एक बात हुई। लेकिन बच्चा उसके बाहर भी तो जाएगा, 50 मीटर के आगे निकल के खा लेगा, घर पे खा लेगा, कहीं और खा लेगा। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि अब बहुत हाई टाइम है कि हम अपने कैरिकुलम में ये जो पूरा फूड वाला पार्ट है और इसका इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर है जंक फूड का, उसको शामिल करें, और इस तरीके से शामिल करें कि बच्चों में वो अवेयरनेस शुरुआत से आए, नहीं तो बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस मुझे लगता है हिंदुस्तान को भुगतने पड़ेंगे। देखिए, फूड एंड न्यूट्रिशन शुरू से ही करिकुलम में रहा है, और अभी नहीं, हम सब ने बचपन में पढ़ा है कि प्रोटीन क्या है, विटामिन्स क्या है, क्या एक बैलेंस थाली होती है, क्या बैलेंस्ड खाना है। सो स्कूल करिकुलम का ये पार्ट है ही है, बट इसको सिर्फ एक किताब में ना रख के प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे लेके आना होगा, ताकि बच्चे खुद का मेन्यू डिजाइन कर सके, खुद उनको अपनी कैलोरिक वैल्यूज को कैलकुलेट करना आना चाहिए। और एक इसके अगर हम एसडीजी गोल्स भी देखते हैं तो उसमें भी फूड, हंगर, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द एसडीजी गोल्स आल्सो। तो बच्चों को ये जरूरी है कि सब स्कूल इसको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे लेके जाएं, और बच्चों को ना सिर्फ एक किताब में पढ़ाएं, पर उसके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करें बच्चे, और खुद ये समझे, और बाकी अपने आसपास के लोग हैं, अपने आसपास उनके सिबलिंग्स हैं, या आस पड़ोस में रहते हैं, या अंडर प्रिविलेज भी उनके आसपास बच्चे रहते हैं, तो सबको वो समझाएं कि गुड न्यूट्रिशन क्या है और किस तरीके से हमें बैलेंस्ड खाना खाना चाहिए। आगे जाके वो हमें कैसे मदद करेगा। आज अगर हम अपनी बॉडी में कुछ भी अंदर डालते हैं, कल को वो जब हम व्हेन वी बिकम ओल्ड, तो कैसे वो हमको इफेक्ट करेगा, हमारे फूड हैबिट्स कैसे इफेक्ट करेंगे, ये सब हमें स्कूल्स को बच्चों को सिखाना चाहिए। बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो वो सिर्फ 3 साल के होते हैं, और जब वो हमारे पास से जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट 18 साल के हो गए होते हैं। जितना उनका कैरेक्टर बिल्डिंग होता है या उनकी हैबिट्स बिल्डिंग होती है, वो सब इसी वक्त में होती है जब वो स्कूल आ रहे होते हैं। कॉलेज जाके उनकी उतनी हैबिट्स जो हैं वो चेंज नहीं होती। तो सभी स्कूल्स को आगे बढ़ के ये करना होगा,
अभी शिखा मैम ने बोला कि वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करनी होंगी। हम लोग वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, पर वो शायद उतना इनफ नहीं है जब तक कि वो उनका पूरा लाइफस्टाइल दिनचर्या नहीं जी। बनेगी। राइट। दिनचर्या बननी चाहिए बच्चों की। राइट। क्विकली शिखा मैम, कि देखिए मैम ने भी कहा कि वैसे तो वो किताबों में, टेक्स्ट बुक में हमेशा से मौजूद हैं, ऐसे भी बताया जाता है, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं है, उससे किसी की आदत नहीं बनती, उसके दिमाग में वो बात उस तरीके से नहीं पहुंचती कि भाई ये मेरे लिए कितना हानिकारक है, या एक तरह का एक स्लो, धीरे धीरे आपको डैमेज करने वाली चीज़ है। क्या इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है? और ये बात बिल्कुल सही है कि जो बात स्कूल में सिखाई जाती है वो बच्चों के लिए पत्थर की लकीर होती है। वो एक बार अपने माता पिता की बात नहीं मानते, लेकिन स्कूल टीचर ने कहा या स्कूल में सिखाया गया तो वो उनके अंदर चला जाता है। बट कैसे करना होगा? आपने ये बहुत ही सही कहा और मैडम ने भी बहुत करेक्ट कहा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्चुअली इज द रियल लर्निंग। आप किताबें रट सकते हैं, मार्क्स भी ला सकते हैं, बट जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वही आपको लाइफ लॉन्ग रहती है आपके साथ। तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट बेस्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल होना चाहिए। दे शुड एक्सपीरियंस कि हेल्दी फूड क्या होता है, उसको वो साथ मिलके उसको खा सकते हैं, बना सकते हैं। उसमें बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कुकिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो डेफिनेटली आई एम फॉर दिस। सेकेंड थिंग जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली अमेरिका और आप जापान को कंपेयर करें, जापान बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, मगर वहां पे वो बीमारियां नहीं है जिसको हम एक एफ्लुएंस की बीमारियां कहते हैं। और उसका कारण है कि उन्होंने अपने ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ा। उसी तरह से मैं चाह रही हूँ कहना कि इंडिया में जो हमारा ट्रेडिशनल आयुर्वेद है, जैसे हरी चटनी की जो है वो केचप से बेटर है, या इस तरह की जो चीजें हैं जो हमारे ट्रेडिशन में आयुर्वेद में हेल्थ के रूप में मानी जाती हैं, फूड एज मेडिसिन माना जाता है, अगर उसकी भी टीचिंग हम अपने करिकुलम में लेके आए, क्योंकि वो बिल्कुल मिसिंग है। हमारा करिकुलम जो न्यूट्रिशन का है वो सिर्फ वेस्टर्न साइंस पे आधारित है। उसमें जो हमारी फूड एज हीलिंग की जो नॉलेज है, जो आयुर्वेद में एग्जिस्ट करती है, नॉट आयुर्वेदिक मेडिसिन बट आयुर्वेदिक आहार, अगर उसको भी जोड़ा जाए तो आई थिंक दैट कैन बी अ विन विन सिचुएशन। कुल तो बच्चों को कुल मिला के ये अंडरस्टैंडिंग देनी है कि एक अच्छा आहार क्या होता है, और अलग अलग उसका कोई सम्यक आहार बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन एक प्रॉपर बैलेंस डाइट क्या होती है और जंक खाने के नुकसान क्या हैं और कितने ज़्यादा हैं, ये बताने का तो हाई टाइम आ गया है। शायद कोशिश करेंगे, अलग अलग तरीके अपनाएंगे तो धीरे धीरे वो परफेक्ट तरीका भी हाथ में आ जाएगा कि कैसे आप बच्चों को उस लेवल पे जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि भारत में जिस तरीके से लाइफस्टाइल डिजीज़ अपना घर बना रहे हैं, कैंसर अपना घर बना रहे हैं, और इन सब की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? गलत खाने से। तो एफडीए को तो अपना काम करना ही करना है कि सब रोकना है, सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना है। कानून ऑलरेडी हैं, लेकिन सख्ती से उनका पालन हो, ये उतना ज़रूरी है। दूसरी तरफ इन कानून तक पहुंचने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर पहले ही उस तरह की शिक्षा, उस तरह की ट्रेनिंग हो तो आधी समस्या तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। बहुत शुक्रिया ज्योति मैम, शिखा मैम, इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आई थिंक शुरुआत यहीं से कि बातचीत की जाए, बार बार वो बात की जाए, तो शायद उन चीज़ों का असर होना भी शुरू हो जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।